प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक कहिए, जेसीईआरटी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का आप लोगों को आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अन्य विषयों के जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सारे का वीडियो मैंने बना रखा है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही यदि आप लोगों को पीडीएफ देखना है तो आप मेरे ब्लॉगर साइट पर जाकर या फिर इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड करके भी आप नोट्स को देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही हिंदी इलेक्टिव के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। कक्षा 11 हिंदी ऐच्छिक, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं खंड का अपठित बोर्ड। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, इसका जो क्वेश्चन है मॉडल सेट का वो मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति ईमानदारी तरीके का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी, क्योंकि व्यक्ति ऐसा है जो उसे डिगा दे वह स्वतः खतरे का सामना करेगा। यहाँ पर देखिएगा, यह निश्चित ही जीवन की सर्वोत्तम नीति है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? जीवन की सर्वोत्तम नीति क्या होगी? तो व्यक्ति की ईमानदारी। तो यहाँ ईमानदारी हो जाएगा। दूसरा है गांधी और कबीर किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि महान व्यक्तियों ने ईमानदारी की कीमत को साबित कर दिया। ईमानदार और सत्यवादी लोग निश्चित ही महान होते। गांधी और कबीर का उदाहरण हमारी आंखों के सामने है। तो यहाँ पर गांधी और कबीर किसको उदाहरण है बच्चों? तो यहाँ पर साफ लिखा है ईमानदार और सत्यवादी के। तो यही हो जाएगा सत्यवादी और ईमानदार के। फिर है आपका जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को ईमानदारी अपनानी चाहिए। उसी में अथवा में क्वेश्चन है बच्चों, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीधे हम लोग इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्यांश में सच किसे कहा गया है? तो सच किसे कहा गया है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष। तो यहाँ पर सच संघर्ष को कहा गया। फिर है नयन का नीर का क्या अर्थ है? नयन मतलब आँख। आँख से जो नीर मतलब पानी बहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग आँख के आंसू कहते हैं। फिर है उपर्युक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सच या जीवन का सच या संघर्ष। तो हमने सच लिखा है। अगला है आपका खंड ख से अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखक। निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है बच्चों अनुशासन का महत्व अथवा मेरा प्रिय रचनाकार विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो मैंने अनुशासन का महत्व पर आप लोगों को बता रहा हूँ। अनुशासन का अर्थ है शासन में रहना। फिर वह शासन विवेक का हो, अपनी चिंताशील बुद्धि का हो या अपनी सरकार अथवा अपने समाज का हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इसमें संदेह नहीं कि उसके हाथ पैर हैं, फिर भी वह अपने आप में पूरा नहीं है। कदम कदम पर जन्म से मरण तक उसे समाज के साथ ही उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही कुछ नियमों में बंधकर चलने को भी। समाज का नियम है कि हम माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, स्वयं सानंद जिए और दूसरों को भी जीने दें, किसी के धन पर लोभ भरी नज़र ना डालें, किसी को कष्ट ना पहुंचाए, ना तो सामाजिक व्यवस्था को छीन भिन करे और ना ही सामाजिक शांति को ही। ये ही सभ्य समाज के शासन या नियम है एवं इनका तत्परता से पालन ही अनुशासन कहलाता है। इसलिए इसे नियमानुवर्तिता भी कहते हैं। सबसे बड़ा अनुशासन विवेक का होता है। सही और गलत का सही ज्ञान जिस बुद्धि से होता है उसी को विवेक कहते हैं। विवेकशील व्यक्ति न तो प्रशासकीय अनुशासन का उल्लंघन करता है पर नैतिक अनुशासन का ही। प्रशासकीय अनुशासन के उल्लंघन को रोकने के लिए दंड व्यवस्था भी है, पर नैतिक अनुशासन का उल्लंघन रोकने का एकमात्र स्वविवेक ही सहायक होता है। अनुशासनहीनता के विरुद्ध दंड व्यवस्था के रहते हुए भी यदि किसी समाज में व्यापक उच्छृंखलता है तो
सद्विवेक का अभाव है। कारण जो है शिक्षा हमें दे जाती है और जिस प्रकार दी जाती है उससे हम लोग किताबें कीड़े भले हो जाएं पर हम लोगों में सद्विवेक नहीं आ सकता। इसका एक बड़ा कारण संभवतः यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसे शिक्षा शास्त्री एवं राष्ट्र के कर्णधार भी महसूस करने लगे हैं। शिष्टाचार पारिवारिक एवं सामाजिक सुखों की कुंजी है। इसके पालन से व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती है और जीवन में सुख तथा गरिमा का समावेश भी होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार एवं समाज में स्वयं के लिए यथा योग्य सम्मान पाते रहना चाहता है। पर यह तो तभी संभव है जब हम परिवार एवं उसके बाहर समाज के अन्य सदस्यों को यथा योग्य सम्मान देते रहें, उसके साथ भला बर्ताव करते रहें। यदि हर व्यक्ति अनुशासन और शिष्टाचार के पालन को अपने जीवन का मूल मंत्र मान ले तो क्या परिवार और क्या समाज, पूरे राष्ट्र का भी नैतिक उन्नयन हो सकता है, जो सभी प्रकार के विकास एवं प्रगति का मूल रहस्य है। इसलिए हमें तत्परता से शिष्टाचार और अनुशासन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता। आज प्रतिदिन समाचार पत्रों पत्र पत्रिकाओं में हम छात्र अनुशासनहीनता की घटनाओं की चर्चा पढ़ते हैं। आए दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा उत्पात दंगों, हिंसात्मक वारदात तो छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आज छात्र शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना तो क्या सद्भाव भी नहीं रखते हैं। छात्रों की उद्दंडता तथा उछलता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रेलगाड़ियाँ, बसों, सिनेमा घरों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में उदंड एवं अभद्र व्यवहार करना आज के छात्र के लिए एक आम फैशन की बात हो गई है। अपने उदंड एवं उछलता व्यवहार के कारण छात्र सर्वदा निंदा के पात्र होते जा रहे हैं। आज छात्रों की अनुशासनहीनता राष्ट्रीय स्तर पर एक विषम समस्या बन गई है। अनुशासनहीनता के कुप्रभाव। आज अनुशासनहीनता के कुप्रभाव केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, इसका कुप्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ रहा है। आज समाज के सभी अंग छात्रों की अनुशासनहीनता से त्रस्त है, परेशान है। छात्रों की अनुशासनहीनता के कारण शिक्षा के स्तर में तो पतन हुआ ही है, अन्य क्षेत्रों में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है। आज देश के नेतृत्व में जो ह्रास हुआ है उसके पीछे भी छात्र अनुशासनहीनता ही है। अनुशासनहीनता एवं पथभ्रष्ट युवक एवं युवतियाँ सही नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते हैं। आज अच्छे लोग राजनीति से संन्यास लेते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप राजनीतिक पदभ्रष्टों एवं असामाजिक तत्वों का अखाड़ा बनती जा रही है। गोली और डंडे के बल पर चुनाव जीतने वाला कदापि सही नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की नौकरियों में आने वाले युवा पीढ़ी में अनुशासन का अभाव तो साया हो जाता है, उसमें कार्यकुशलता का भी पूर्ण अभाव देखा जाता है। मात्र अनुशासनहीनता के कारण आज का छात्र ना तो अच्छा नेता बन सकता है, यहाँ हो जाएगा नेता बन सकता है, ना ही अच्छा पदाधिकारी बन सकता और ना ही अच्छा अध्यापक या अच्छा अभिभावक बन सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य सच्चा और अच्छा नागरिक पैदा करना, परंतु आज हम लुटेरे, यहाँ हो जाएगा लुटेरे, अपराधी एवं कदाचारी नागरिक ही पैदा कर रहे हैं। छात्रों को अनुशासनहीनता से वर्तमान पीढ़ी तो बर्बाद, यहाँ हो जाएगा बर्बाद हो ही रही है, आने वाली पीढ़ी भी भयानक रूप से ग्रसित हो रही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपने गांव में कोरोना वैक्सीनेशन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेवा में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी बोकारो, या आप जगह अपना जगह का नाम लिख सकते हैं। विषय कोरोना जांच कैंप हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरा गांव बोकारो जिले के अति सुदूर क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ हर घर में कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिल रहे, किंतु जांच के अभाव में साबित नहीं होता है कि वह मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं। वे लोग गांव में घूमते हुए नजर आते हैं। इससे आशंका बनी रहती है कि पूरा गांव कहीं कोरोना संक्रमित नहीं हो जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस गांव में कोरोना जांच की शिविर लगाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके और कोरोना संक्रमण दर को रोका जा सके। यहाँ लिखना सर धन्यवाद, दिनांक दे दीजिएगा और भवदीय अपना नाम ये यहाँ पर लिखाएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिखना है आपको भवदीय और अपना नाम लिख देना है। ग है समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए और बताइए कि आपके शहर में अव्यवस्थित यातायात के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। तो इसको लिखना है उत्तर सेवा में संपादक प्रभात खबर रांची। विषय हमारे शहर की अव्यवस्थित यातायात सुविधा से अवगत कराने हेतु महोदय, कौमा उसके नीचे से लिखना है
मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र की अव्यवस्थित यातायात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। निवेदन पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ यातायात व्यवस्था काफ़ी खराब है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ ट्रैफिक की कोई उचित सुविधा उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ गलती लिखा गया बच्चों, उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण आए दिन विभिन्न चौक चौराहों पर जाम, दुर्घटनाएं, सड़क हादसा जैसी घटनाएं होती रहती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने अखबार में हमारे क्षेत्र की लचर यातायात व्यवस्था की खबर को प्रमुखता से छापें, जिससे प्रशासन की नज़र इस पर पड़े और इसमें कुछ सुधार हो। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। सर धन्यवाद दिनांक देना है और यहाँ पर अपना भवदीय क्षेत्र निवासी आदर्श रोड रांची या अपना जगह का नाम लिख दीजिएगा। घ नंबर क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। तो प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहते हैं। किसी घटना या कार्य संबंधी छानबीन, पूछताछ आदि के बाद तैयार किया गया वह जानकारी जो किसी के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य हो, प्रतिवेदन कहलाता है। वास्तव में प्रतिवेदन एक ऐसा लिखित विवरण है जो किसी कार्य का सही, सीधा और सपाट जानकारी देता है। इसके द्वारा किसी कार्य की जांच स्तर, उनके परिणामों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार: पहला, यह तथ्यात्मक होता है। दूसरा, तथ्यों का प्रामाणिक होना अनिवार्य है। तीसरा, यह कानूनी या वैधानिक दस्तावेज का भी रूप ले सकता है। चौथा, विषय निष्ठता पाई जाती है। पांचवा है आपका संचित, सुगठित और उपयोगी होता है। अब है खंड ग बच्चों, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन। तीसरा है, निम्नलिखित में किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब दो क्वेश्चन होगा, उसमें से एक बनाना है। तो हार भी तेरी बनेगी मानिए जय का पताका, ये क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं आपको। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 1 में महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना से लिया गया है। इसमें वह स्वाधीनता आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरित करते हुए कहती है कि, इसका व्याख्या है बच्चों, अगर तुम हार भी जाओगे तो भी वह तुम्हारी विजय समान है। तेरा मान सम्मान हारने के बाद भी बना रहेगा। तुमने मेहनत जो की है, प्रेमी पतंग के बलिदान के बाद उसका राख ही उस दीपक के अमर प्रेम की निशानी है। तुमको जो अंगार रूपी सैया पर कोमल कालीन बिछाना है, उठो जागो, तुमको अभी बहुत दूर जाना है। काव्य सौंदर्य है बच्चों, भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। कविता में संगीतात्मकता है, लाक्षणिकता, चित्रमयता और बिंब धर्मिता का चित्रण है और त्यंग प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है। ख नंबर है, दोनों में से एक ही बनाना है बच्चों, इसको भी हम बता देते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 1 में नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। इसमें कवि वर्षा ऋतु के आगमन के पश्चात होने वाले परिवर्तन तथा मेघ की विभिन्न छाइयों का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, व्याख्या है, मैंने वर्षा की छोटी छोटी मोती जैसी बूंदों को एकदम बर्फ के समान ठंडे होते हैं उसे सुनहरी प्यारी मानसरोवर झील में उगे कमल के फूल पर गिरते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है। इस समय का दृश्य काफ़ी आनंदमयी एवं मनमोहक लगता है। काव्य सौंदर्य है बच्चों, भाषा खड़ी भोली है, छोटे छोटे में पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है। कविता की भाषा सरल एवं सहज है और कविता में संगीतात्मकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क और ख है, इसमें से एक आपको बनाना है। क्वेश्चन है, सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। तो यह प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ घाट्य पुस्तक लिखा गया बच्चों, पाठ्य पुस्तक टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। तो यह प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 1 में महादेवी वर्मा द्वारा रचित सब आँखों के आंसू उजले से अवतरित है। इसमें कवित्री ने कहा है कि हर व्यक्ति के मन में एक सपना पलता है और उसमें सत्य का अंश अवश्य होता है, अर्थात व्यक्ति अपनी लगन, हिम्मत एवं कर्मों से सपनों को सत्य में ढाल सकता है। इसके लिए उन्होंने दीपक और फूल का उदाहरण दिया है। दीपक जलकर रोशनी फैलाता है तो फूल खिलकर सुगंध फैलाता है। दोनों पक्के संगी हैं, लेकिन न तो दीपक खिल सकता और न ही फूल जल सकता है, अर्थात
सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है और इसी के आधार पर सपने को सच में कर सकते हैं। अगला है, नींद उचट जाती है कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह क्यों है। तो कवि ने नींद उचट जाती है कविता में बाहर की अंधेरा को भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह बताया है, क्योंकि भीतरी दुस्वप्नों से तो केवल आंख खुलती है और उससे वे केवल चौंकते हैं, लेकिन बाहर का अंधेरा और अधिक भयावह होता है। इसमें रोशनी नहीं आती, केवल उसके आने की आवाज़ आती है, अर्थात सुख काल्पनिक होता है। जीवन में केवल अंधेरा रूपी दुख ही मिलता है। ग नंबर क्वेश्चन है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय है। घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। तो आंसर है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है से कवि का आशय यह है कि पत्नी केवल देखती नहीं है कि बल्कि वे हर स्थिति में कवि को सहारा देती है। वह परिवार को गिरने व टूटने से बचाती है। वह हर संकट में कवि का मदद करती है तथा परिवार के उत्तरदायित्वों को सबल बनाती है। अतः उसकी पत्नी ने कवि एवं उसके परिवार को थाम रखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो प्रस्तुत प्रश्न सुधा अरोड़ा द्वारा रचित ज्योतिबा फुले से लिया गया है, जिसमें ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करते हुए बताते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम नई विवाह पद्धति को जन्म दिया, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान हटा दिया गया है। दूसरा है, पुरुषों से यह शपथ लिया गया है कि उसे उसका अधिकार दोगे, किसे मतलब स्त्री को, तथा उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। फिर है, स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देनी चाहिए। ख नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चल ये लोग मैहारा घर ना बनने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है कि मजदूरों का शोषण, मजदूर वर्ग शोषक वर्ग की यातना झेलने को विवश है। समाज में सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग इसे हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। उनका जीवन रोटी रोजी की समस्या में उलझ कर रह जाता है। वे अपना जीवन खाना बदोश बनकर ही बिताने को विवश हैं। अगला क्वेश्चन है ग नंबर बच्चों, देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो देश की सब प्रकार से उन्नति के लिए लेखक ने निम्नलिखित उपाय सुझाए। पहला, आलस्य त्याग कर देश की उन्नति के कामों में जुट जाना। दूसरा, लोगों में शिक्षा का प्रचार करना, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़कर आगे बढ़े, विदेशी पुस्तकों से भी हितकारी ज्ञान ले। तीसरा है, आत्मनिर्भर बनना और सहायता के लिए दूसरों के मुंह की ओर न देखना। चौथा है, अपने व्यक्तिगत सुख की होम करना, मतलब उसको छोड़ देना, और धन और मान का बलिदान करके देश हित में लगना। 5वां है, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना। फिर है, देश की युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना, परिश्रम करने की शिक्षा देना। फिर है आपका, हिंदू मुसलमानों को आपस में सहयोग करना। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा सुदामा पांडे धूमिल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है सलाम और जूठन, और धूमिल की रचना है बांसुरी जल गई, और फिर दूसरा है कल सुनना मुझे। 7वां है, लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, यहाँ हो जाएगा जुबानी, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा में सबसे पहले यहाँ यह कहाँ उद्घाटित होता है। तो जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने स्कूल के ब्लैकबोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई तथा लड़कों से उसकी नकल करने को कहा, तब मकबूल ने हूबहू उस चिड़िया को अपनी स्लेट पर उतार दिया। ऐसा लग रहा था मानो चिड़िया मकबूल की स्लेट पर आकर बैठी हो। उसे 10 में से 10 अंक मिले। इससे यह साबित, यहाँ साबित गलत लिखा हुआ बच्चों, उसको सुधार लीजिएगा। इससे यह साबित होता है कि लेखक जन्मजात कलाकार है। इसी का 8वां क्वेश्चन है,
लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे? तो प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 2 में मकबूल फिदा हुसैन द्वारा रचित हुसैन की कहानी अपनी जबानी से अवतरित है। इसमें लेखक के 5 मित्र हैं जिनका व्यक्तित्व काफ़ी अलग है, परंतु ये काफ़ी घनिष्ठ मित्र है। क्योंकि पहला, वे सभी एक ही धर्म के मानने वाले लोग थे। दूसरा, वे सभी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मजबूत थे और वे सभी खुशमिजाज थे। 8वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था? तो पहले लोग कला को राजे महाराजे और अमीरों का शौक मानते थे। गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता था। उस समय कला आम आदमी का पेट नहीं भर सकती थी, यह केवल समय काटने का साधन थे। लेकिन समय बदला है, आज कला तथा कलाकार का सम्मान किया जाता है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न बना दिया गया है। आज यह जीविका का मजबूत साधन है। अब कलाकृतियाँ बड़े घरों की ही नहीं, आम घरों के दीवारों की शोभा बनने लगी है। और इसी का 8वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था? तो लेखक को अपने दादाजी से बेहद लगाव था, लेकिन दादा की मृत्यु के बाद वह गुमसुम रहने लगा। वह दादा के कमरे में बंद रहता था, वह सोता भी दादा के बिस्तर में, वह भी दादा की भूरी अचकन ओढ़कर, मानो दादा उसके साथ सो रहे हो। वह किसी से बातचीत भी नहीं करता था, वह इसलिए वो गुमसुम रहता था। तो बच्चों, मैंने सारे प्रश्नों के सेट 1 का आंसर बता दिया है। आप लोग बढ़िया से उसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।